नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं मौखिक विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। उससे पहले हमने कुछ नियम पढ़े थे, वो देख लेते हैं कि यदि किसी वर्ग संख्या, यहाँ वर्ग संख्या का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या से जो पूरी होती है, मतलब वास्तव में वो वर्ग संख्या है, दशमलव में उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है। ऐसी वर्ग संख्याओं का यदि इकाई अंक इस प्रकार से हो, तो हमें पता है कि इकाई अंक केवल वर्ग संख्याओं का 1, 4, 9, 6 या 5 या शून्य ही हो सकता है। शून्य में भी कंडीशन ये रहती है कि जितने शून्य होंगे वो हमेशा कितने होंगे, सम होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 है, यहाँ देख सकते हैं 4 है, तो अंत में जो शून्य की संख्या होती है वो सम संख्या होती है। विषम यदि है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि सम होती है तो भी हमें चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है और इसके पीछे 4 शून्य दे रखे हैं, तो सम संख्या, शून्य की संख्या तो यहाँ सम है, लेकिन 15 क्या है, एक वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें आगे के अंक जो होते हैं उनको भी चेक करना होता है। यदि सम संख्या दे रखी होती है उसके बावजूद हमें आगे की संख्या के लिए भी देखना होता है कि उसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6 या 5 है या नहीं। यदि इनमें से एक है तो हो सकता है वो वर्ग संख्या हो। और हमने एक और नियम पढ़ा था, अंकों का योग। यदि कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके अंकों का योग सदैव 1, 4, 9 या 7। 1, 4, 9, 7 1947 से आप याद रख सकते हो, जिसमें हमारे देश को आजादी मिली थी। तो 1, 9, 4 या 7 ये अंकों का योग ही होगा। इसके अलावा कोई भी योग आने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 7 18 और 0 तो अभी 18 ही रहेंगे। प्लस जब मैं उनको जोड़ूंगा 8 और 1 को 9 आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 और 1 को जोड़ूंगा तो 4 आएगा। आगे देखिए 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 में 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 और 0 2 ही रहेंगे, 2 और 2 4 और 5 9 हो गए, फिर 9 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए 7 और 7 14 और 6 20, 20 और 5 25 हो गए, 5 और 2 7 आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, फिर 9 आ रहे हैं, 4 और 4 8 और 1 9 आ रहे हैं, ठीक है। 6 और 8 14, 4 और 1 5 आ रहे हैं। इस प्रकार की संख्या रहेगी। एक कभी किसी में आया नहीं है तो हम 100 के लिए देख लेते हैं। 100 एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल 10 होता है। तो 1 0 0 इनको जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमें पता है कि अंकों का योग जो होता है, इसे बीजांक बोलते हैं, वह कभी भी 1497 यानी 1947 यानी इनमें से ही कोई एक अंक होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ मैंने जो है वो 4 अंकों की संख्या ली है। ये विधि जो है वो 4 अंकों की संख्या के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इससे अधिक संख्याओं के लिए भी हो सकती है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं 4 अंकों की यदि आपको कोई संख्या दे रखी हो तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 के जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े से हमें इकाई का अंक मिलेगा और दूसरे जोड़े से हमें दहाई का अंक मिलेगा। हमें पता होता है जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक वर्गमूल में होते हैं, ये हमें पता है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमें ये पता होना चाहिए, 1 के लिए 1 या 9 आता है। यदि वर्ग संख्या का इकाई अंक ये है तो वर्गमूल के इकाई अंक इनमें से कोई एक होगा। 4 के लिए 2 या 8, क्योंकि 4 का वर्ग करने 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर 64, तो पीछे का अंक 4। ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। 9 के लिए 3 या 7 आएगा, 6 के लिए 4 या 6 आएगा, 5 के लिए 5 रहता है और 0 के लिए 0 रहता है। उसमें हमें ध्यान रखना है कि सम संख्या है या विषम संख्या है, जो भी आपको है वो नियम ध्यान में रखने होते हैं। अब मैंने आपको मौखिक बताया, पहला लिख के बताऊंगा, उसके बाद लिखूंगा नहीं। देखिए 56 के लिए मुझे क्या पता है कि 4 या 6, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 6 है, तो 6 किसका वर्गमूल हो सकता है, या तो फिर 4 में आएगा या 6 में, क्योंकि 4 चौक 16 या 6 छंग 36 के लिए इस हिसाब से ये 6 आया होगा। अब हमें इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा अंक रखा जाए, तो वो हमें कहां से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि ये 70 जो है किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। देखिए मैंने यहाँ 4 अंकों के जोड़े दिए, तो पहले से तो हमें इकाई अंक मिलेगा और दूसरे से हमें दहाई अंक मिलेगा। और ये जो संख्या है ये मैक्सिमम कितने जा सकती है, 2 अंकों की रहेगी। अगला जोड़ा 2 अंकों का रहेगा, इसका मतलब 99 तक जा सकती है। 2 अंकों की संख्या 99 तक खत्म हो जाती है और 99 तक केवल और केवल 9 ही वर्ग संख्याएं हैं। 1 से लगा करके जो 9 तक के अंक है या संख्या है, इनके वर्ग करने पर जो संख्या मिलेगी, क्योंकि 99 में 81 हो जाता है और 10 10 100 हो जाते हैं, तो वो 3 अंकों में पहुंच जाती है संख्या। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 70 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए 8 8 64 और 9 9 81, 8 का वर्ग
और 9 का वर्ग इनके बीच में आता है। तो इससे छोटी वाली संख्या है यानी 6864, तो हमेशा छोटा वाला अंक, इन दोनों में से तो हमेशा छोटा वाला अंक ही लिया जाएगा। और ये संख्या इनमें से किसके वर्ग के अधिक नजदीक है? ये तो है 81 और ये कितना आता है 64। तो 64 में 6 जोड़ने पर 70 होते हैं, जबकि इसमें 11 जोड़ने पर कितना आएगा? 81 आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 64 के ज्यादा नजदीक है, यानी छोटी वाली, इन दोनों में से छोटी वाले के ज्यादा नजदीक है, तो इकाई अंक वाले में हम छोटा वाला लेंगे। यदि ये 9 वाले वर्ग के बराबर ज्यादा नजदीक होती तो हम 6 को ले लेते। इस प्रकार हमें 4 मिल गया, यानी संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें? 84। देखिए बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं हम अगली संख्या। देखिए 42 25। यदि आप पीछे की तरफ 25 आ जाए तो हमें पता है 5 के लिए केवल एक ही है 5, तो पीछे की तरफ 5 है 25 आ जाए 25 ही रहेगा। मैक्सिमम अमूमन ये हो रहता है कि जब भी पीछे इकाई अंक 5 है तो आपको 25 मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 जाता है तो अगली संख्या है उसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है, छोटी वाली संख्या ही उत्तर रहेगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है नहीं हमारे पास 2 अंकों का। और ये जो है वो 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल होगा। 6 का 7 से गुना करने पर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो छोटी वाली संख्या जो है वो हमारा आ जाएगा 6 6 36। तो इससे जस्ट छोटी जो वर्ग संख्या होती है वो हमें लेनी होती है। 6 का वर्ग 36 होता है, जो इससे जस्ट छोटी वाली वर्ग संख्या है। तो 6 हो गया आपका 65। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, ये है, इसके अंदर 5 का 5 आ जाएगा और 9 8 72 होते हैं, 8 छोटी वाली संख्या है, 85 इसका उत्तर हो गया। समझ में आ रही? 25 के लिए 5 आ गया और 72 से छोटी वर्ग संख्या 8 8 64, तो इसलिए 8 आ गया। ये देखिए 25 का 5 और 110 से छोटी वर्ग संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? 100 होती है। तो यहाँ पर 100 होती है, इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना? 10। ये आ गया 105। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 110 दो लगातार संख्याओं का गुणा है, तो 10 गुना 11 करने पर तो छोटी वाली संख्या 10 जो है वो रह जाएगी आपके यहाँ। इस संख्या को देखिए, ये है आपका 57 76, इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ क्या रहेगा? 6 आ रहे हैं, इस जोड़े के लिए क्या इकाई अंक मिलेगा? 6 आ रहे हैं, इसका मतलब 4 या 6 रहेगा, तो 4 या 6 मैंने मन में सोच लिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर 57 है। 57 किन दो वर्ग संख्याओं के मध्य में आ रहा है? अब देखिए 7 7 49 और 8 8 64, 7 7 49 और 8 8 64, इन दोनों के बीच में ही आता है 57। 49 में यदि मैं 8 जोड़ूं, 49 में यदि मैं कितना जोड़ूं? 8 जोड़ूं, एक 50 हो जाएगा और 7 आगे वाले ये हो गए। तो 49 में यदि मैं 8 जोड़ता हूं तो कितने हो जाते हैं? 57। जबकि 64 जो है उसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? 8 8 64 है ना, तो 57 में मैं 7 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। 57 में क्या जोड़ूंगा मैं? 7 जोड़ूंगा तो 64 हो जाएंगे। इसका मतलब ये बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर हमें जो 2 अंक मिले थे 4 और 6, उसमें से बड़ा वाला अंक यानी 6 रह जाएगा, और इससे जस्ट छोटी संख्या जो है वर्गमूल वाली वो कौन है? 49 यानी कि 7। छोटे वाले लेनी है, आगे वाले में हमेशा छोटे वाले लेनी है, नजदीक चाहे किसी के भी हो। पीछे वाली संख्या यानी इकाई अंक का हम फैसला इस चीज से करते हैं कि दहाई का अंक का वर्ग किन दोनों के ये नजदीक ज्यादा है, वो उसके हिसाब से अगर वो बड़े वाले के नजदीक है तो यहाँ के दोनों अंकों में से बड़ा वाला अंक लिया जाए। यदि छोटे वाले अंक के वर्ग के बराबर या उसके नजदीक है तो हम छोटा वाला अंक जो है वो लेंगे। इस प्रकार ये हो जाता है। आगे देखिए, ये इस प्रकार की संख्या दे रखी है 144 और 00 लगा रखा है। तो देखिए जितने शून्यों की संख्या वर्ग संख्या में होती है उसकी आधी हो जाती है वर्गमूल में। यहाँ 2 है तो इधर 1 रहेगी, और 144 हम जानते हैं किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। नहीं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ये सब किए हैं। फिर शून्य के लिए तो 1 शून्य आ गया। अब यहाँ देखते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, देखिए एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है और ये तीसरा जोड़ा, यानी 3 अंक होने चाहिए। ये आ गया 44, तो 44 यहाँ 4 आ रहे हैं, इसका मतलब 4 किसके लिए होता है? 2 या 8 के लिए, यानी 2 या 8 आएगा। अब 1 जो है वो 1 और 2 के वर्ग के मध्य आता है, और 1 खुद के ही ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब 1 और 2 और 8 में से छोटी वाली संख्या कौन सी है? 2 है, तो वो आ जाएगी। आगे देखिए 68 और 1 2 3 और 4 जीरो दे रखे हैं हमें, तो 4 जीरो है, 2 2 के जोड़े बनेंगे, हमें क्या मिलेगा? 1 0 1 0। जितनी संख्या है जीरो की उसके आधे हो जाएंगे यानी 2 रहेंगे। और 68 जो है वो किसका वर्ग है? क्या 68 किसी का वर्ग है? 68 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यदि शून्य की संख्या सम हो भी जाती है तो भी आप देखिएगा कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसको हम जरूर एक बार चेक करेंगे। 8 और 6 14 होते हैं, 4 और 1 को जब मैं जोड़ूंगा तो 5 आता है, जो कि हमने जो अंक लिए थे उसमें कहीं पर भी स्थित नहीं है। यदि इसकी जगह 64 होते तो 8 8 64 हो जाता, और 8 यानी ये 800 का वर्ग बन जाता, लेकिन यहाँ 68 दे रखे हैं, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ हम ध्यान रखेंगे। तो मैं इसी प्रकार के प्रश्न के लिए बात कर रहा था कि यदि शून्य की संख्या सम होती है फिर भी हमें चेक करना चाहिए कि क्या वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है।
और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसमें कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, शून्य होने पर आपको एक बार यदि इधर का सम यानी कि जोड़ जो है वो इनमें से कोई एक आ रहा है, फिर भी हमें शून्य की संख्या चेक करनी हो सकता है इस प्रकार दे दे, 3 अंक दे दिया और 64 दे दिया। अब 8 और 6 और शून्य शायद चाहे कितनी भी बार जोड़ी हमेशा इसका सम कितना आएगा, 8 और 6 14 और एक ये 5 आएगा, माफ कीजिए 2 आएगा, ठीक है, 6 और 4 10 और एक, तो ये 1 आएगा, लेकिन पीछे शून्य कितने हैं, 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ भी देखना है, बाकी किसी भी संख्या के लिए ये मेथड जो है वो कभी फेल नहीं होता है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि किसी भी 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या या जिसके पीछे शून्य हो उसकी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या या 25 हो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याओं का मौखिक हल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ही सरल लगना शुरू हो जाएगा। इससे अगले वीडियो के अंदर हम इस मौखिक विधि के साथ में एक और विधि जोड़ेंगे, द्वंद्व योग विधि, वर्गमूल निकालने की। उससे क्या होगा कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, पूरा वर्गमूल निकाले मतलब पूरी विधि करने से पहले ही हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती है कि इसका वर्गमूल क्या होगा यदि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, आगे से आगे गणित को सीखने के लिए। स्टे एट होम विद अस। थैंक यू। जय हिंद।